अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, अपने सर्किल में इसको शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज को शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये मिस सीमा ने हमें भेजी है और इनका ताल्लुक इंडिया से है और ये रायपुर के करीब किसी विलेज में रहा करती हैं। ये जितने भी वाकयात थे या जो भी इंसिडेंट था ये इनके ग्रैंडफादर के साथ पेश आए थे। 1980s का दौर था। इनके ग्रैंडफादर शुरू से ही गुड लुकिंग थे, बहुत ही हैंडसम थे, टॉल थे और इसके साथ साथ इनकी जो रंगत थी बहुत गोरी थी। इसके साथ साथ इनके अंदर जो नुमाया खुसूसियात थी उसमें यह था कि इनकी जो शख्सियत थी वो बहुत ही बारोब थी। जो भी इनसे मिलता वो इनके ताबे हो जाता या कम से कम इनसे मुतासिर ज़रूर होता। इनके ग्रैंडफादर की आदत थी कि वो स्पोर्ट्स के अंदर ख़ास तौर पे जो कुश्ती होती है यानी कि रेसलिंग जिसे कह सकते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट किया करते थे और उस पार्टिसिपेशन की वजह से फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। तकरीबन पूरे गांव में इनके चर्चे मशहूर थे और जो भी इनसे मिलता वो दोबारा इनसे मिलने की तमन्ना किया करता था। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, बहुत खुश थे और इनके जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो भी बहुत बेहतर थी। एक दफ़ा 80s के दौर में ही इनके ग्रैंडफादर को और उनकी फैमिली को एक शादी में इनवाइट किया गया। ये जो शादी थी ये इनके गांव से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर एक और गांव था, उस गांव के अंदर थी और आम तौर पे उस दौर में दिन में शादियां हुआ करती थी। खैर, इनके ग्रैंडफादर और उनके पेरेंट्स यानी कि पूरी की पूरी फैमिली उस शादी को अटेंड करने के लिए वहाँ पे पहुँची और पूरा प्रोग्राम इन लोगों ने अटेंड किया। अब जब ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो इनके ग्रैंडफादर चाहते थे कि ये वापस आ जाएं, जबकि उनके जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि आज रात वहीं पे ही स्टे किया जाए। खैर, कुछ देर बहस के बाद इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि इनके जो ग्रैंडफादर हैं वो गांव वापस आ जाएंगे, जबकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो अगले दिन खुद ही किसी के साथ वापस आ जाएंगे। अब जब इनके ग्रैंडफादर गांव से निकले यानी कि उस शादी वाली जगह से निकले तो तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था और इनका यही ख्याल था कि हार्डली 8 साढ़े 8 बजे तक या ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक अगर मैं पैदल चलूं तो अपने गांव पहुंच जाऊंगा। हाँ, 9 बजे के बाद अगर मैं पहुंचूं तो वो ज़्यादा देर हो जाएगी और इतनी रात में जाना ख़तरे से खाली नहीं है। मुख्तलिफ चीज़ें जहन में रखे हुए ये बिला आखिर अपने घर के लिए रवाना हुए और आहिस्ता आहिस्ता करके ये अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। इनकी कोशिश थी कि अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कोई गाड़ी वगैरह या कोई कार्ट मिल जाए तो रास्ते में आसानी हो जाएगी। खैर, जब ये आहिस्ता आहिस्ता करके अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक पैदल चल चुके थे और उस गांव से बहुत आगे आ चुके थे। इत्तफाक से ना कोई कार्ट नज़र आई थी, ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़र आई थी और ना ही कोई आसार नज़र आ रहे थे कि किसी गाड़ी का या किसी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम हो सके। अब काफ़ी देर से ऑलरेडी पैदल चल रहे थे और पैदल चलते चलते थक भी चुके थे। तो ये जो बीच का हिस्सा था या जहाँ पे ये मौजूद थे वो एक जंगल नुमा जगह थी और चारों तरफ बहुत सारे पेड़ मौजूद थे। बीच में एक सड़क थी जो गुजर रही थी और वो सड़क ही सीधे इनके गांव की तरफ जाया करती थी। खैर, चलते चलते साइड की तरफ इनको एक बड़ा सा पत्थर नज़र आया और इन्होंने सोचा कि कुछ देर अपनी कमर यहाँ पे टिका लेता हूँ, कुछ देर रेस्ट कर लेता हूँ और 15-20 मिनट आराम करने के बाद दोबारा से चलना शुरू करूँगा। इन्होंने इसी इरादे से उस पत्थर के पास बैठ के अपनी कमर टिका ली और अपना जो मुंह था वो अपने टखनों पे या अपने घुटनों पे रख के
रेस्ट करने लगे। अभी इनको बैठे हुए या आंखें बंद किए हुए 5 या 10 मिनट ही गुजरे थे कि एकदम से इनको महसूस हुआ कि ये जो रोड है, जिस रोड से होते हुए इनको अपने गांव जाना है, उस रोड पे सामने से कोई गुजर रहा है, ये कोई जा रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे ही इन्होंने अपना सर ऊपर किया तो इन्होंने देखा कि टिपिकल गांव के ड्रेस में एक औरत या एक लड़की है जो इनके सामने से गुजर रही है। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि आमतौर पे गांव की जो लड़कियां हुआ करती हैं या औरतें होती हैं, उस दौर में ख़ास तौर पे बाल वगैरह खोल के बाहर नहीं निकला करती थी। इस औरत के या इस लड़की के बाल मुकम्मल तौर पे खुले हुए थे और बज़ाहिर देखने से लग रहा था कि बहुत ही लंबे और घने बाल हैं। इसके साथ साथ उसका जो चेहरा था बड़ा पुरकशिश था, हालांकि अंधेरा हो रहा था और हल्की हल्की सी चांद की रोशनी पड़ रही थी। उसके बावजूद भी उसका जो चेहरा था वो जगमगा रहा था और एक बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे मौजूद थी। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, बहुत सारे सवालात थे जो इनके ग्रैंडफादर के जहन में मौजूद थे और वो सोच रहे थे कि इतनी रात में, इस वीराने में, इस जंगल में ये अकेली लड़की कहाँ जा रही है और उसके साथ ना कोई मौजूद है, ना इसका पति है, ना इसका कोई भाई है, ना कोई मर्द मौजूद है। अब इनको पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ये खड़े हुए और इन्होंने सोचा कि मैं जाता हूँ और इससे पूछता हूँ कि वो इतनी रात में कहाँ पे जाना चाहती है। अगरचे वो हमारे गांव की तरफ जा रही है या उसी तरफ बढ़ रही है, तो मैं चाहूँगा कि मैं उसकी मदद कर सकूँ। इनकी खालिसतन जो नियत थी वो उसकी मदद करने की थी और इनके जहन में कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जो नाकाबिले कबूल हो। खैर, जैसे ही इन्होंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया या उसको फॉलो करना शुरू किया तो एकदम से वो जो लड़की थी या वो जो भी हसीना थी, उसने एकदम से गुनगुनाना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि जैसे ही उसने गुनगुनाना शुरू किया तो उसकी जो आवाज़ थी वो इस कदर सुरीली थी, इस कदर महसूर कुन थी। जैसे जैसे उसकी आवाज़ इनके कानों पे पड़ रही थी, वैसे वैसे इनके ऊपर एक सुरूर तारी होता चला जा रहा था। हालांकि ये मजबूत आसाब के मालिक थे और इतनी जल्दी किसी की बातों में आना या किसी से मुतासिर होना इनकी फितरत के खिलाफ था। खैर, कुछ देर तक जब ये मुसलसल गुनगुनाती रही और ये उसको सुनते रहे तो बिलाखिर ये उसको फॉलो करते करते उसके करीब पहुंच गए, ये उसके बराबर में पहुंच गए। जैसे ही ये उसके बराबर में पहुंचे तो इन्होंने उससे पूछा कि ये लड़की, तुम इतनी रात में इस वीराने में, इस जंगल में क्या कर रही हो? अगर तुम्हें हमारे गांव की तरफ जाना है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ दूंगा। यह सुनने के बाद वो जो लड़की थी वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि अगर तुम्हें आगे जाके भी मुझे छोड़ना ही है तो अभी से ही मेरे साथ ना चलो, क्योंकि अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो मुझे छोड़ना नहीं होगा फिर। इसकी ज़ूमानी गुफ्तगू सुन के या इसकी ज़ूमानी बातें सुन के इनके जो ग्रैंडफादर थे वो पीछे हटे और सोचने लगे कि इससे मेरी पहली मुलाकात है, पहली दफ़ा बात हो रही है और ये अजीब सी बेतकल्लुफ़ी आखिर क्यों है, ये मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही है या ये क्या कहना चाहती है। खैर, वो आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे हटे और उन्होंने यही सोचा कि इसको जाने दो और जब ये यहाँ से गुजर जाएगी तो उसके बाद मैं अपने रास्ते पे या अपने गांव की तरफ चलना शुरू करूँगा। अब जैसे ही वो पीछे हटे तो एकदम से चारों तरफ से भेड़ियों की आवाज़ आना शुरू हुई और ऐसा लगने लगा कि जंगली भेड़िए या इस तरह के जानवर इनके बहुत करीब मौजूद हैं और हो सकता है वो इन पे भी हमला करें और इस लड़की को भी नुकसान पहुंचाएं। जैसे ही इस तरह की आवाज़ें उनको आना शुरू हुई तो इनके ग्रैंडफादर अल्टीमेटली आगे बढ़े और उनको यकीन था कि अगर ये इस लड़की के साथ नहीं जाएंगे तो ये जो जंगली भेड़िए हैं या इस तरह के जो जानवर हैं या कुत्ते वगैरह हैं वो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये आगे बढ़े और उस लड़की को कहने लगे कि बेवकूफ़ी मत करो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। अगर तुम अकेली जाओगी तो ये जो जानवर हैं वो तुम्हें खा जाएंगे। ये सुनने के बाद वो जो लड़की थी
मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलो, लेकिन फिर मुझे छोड़ना नहीं। अब इनको पता था ये अजीब बात कर रही है, लेकिन इनके जहन में ये चीज़ मौजूद थी कि किसी भी तरह सेफली अपने गांव तक या अपने घर तक पहुंच जाए। और सिर्फ इसी वजह से इन्होंने इस लड़की के साथ या इसके आगे आगे चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वो जो लड़की थी इनसे मुख्तलिफ सवालात कर रही थी और इनको बार बार बताने की कोशिश कर रही थी कि जैसे बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही हसीन हैं, और वो इनके ग्रैंडफादर को देखने के बाद उन पे फिदा हो चुकी है। जबकि इनके जो ग्रैंडफादर थे वो इस तरह की बातों को नज़रअंदाज करते और मुसलसल उससे दूसरी बातें करने की कोशिश शुरू कर देते। जैसे कि वो बोलते कि ये बताओ तुम्हारे फादर का नाम क्या है, वो वहाँ पे क्या करते हैं, किस गांव में रहते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। और जब भी वो उस लड़की से सवालात करते तो वो सारे सवालात को छोड़ के उनकी शख्सियत पे या उनकी खूबसूरती पे बात करना शुरू कर देती। तकरीबन 1 घंटे तक ये उस लड़की या उस औरत के साथ चलते रहे और अब इनका गांव आने में तकरीबन आधा घंटा रह गया था। जब इनका गांव आने में आधा घंटा रह गया था तो वो उससे पूछने लगे कि आखिर बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, अब मेरा गांव आने वाला है और अपने गांव से मजीद आगे मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। ये सुनने के बाद भी वो जो लड़की थी कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे रही थी और मुसलसल बहाने बना रही थी। ये इनकी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। खैर मुसलसल ये लड़की गांव तक इनके साथ चलती रही और जब इनका गांव आ गया तो इन्होंने कहा कि अब मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, अब तुम्हें सीधा जाना है तो तुम सीधी आगे चलती चली जाओ। जैसे ही इन्होंने अपने गांव की तरफ मुंह मोड़ा या आगे बढ़ने लगे वैसे ही पीछे उस औरत ने या उस लड़की ने इनके ग्रैंडफादर का हाथ पकड़ा। इनके ग्रैंडफादर बताते हैं कि जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो ऐसा लगने लगा कि कोई जलती हुई दहकती हुई चीज़ मेरे हाथों पे लगा दी गई है। उसके हाथ या उसकी उंगलियां इस कदर गर्म थीं कि मुझे बाकायदा महसूस हो रहा था कि मेरे हाथ में या तो आग लग चुकी है या मेरा हाथ मुकम्मल तौर पे जल चुका है। अब ये क्योंकि उस वक्त के पहलवान थे, इन्होंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और एक झटके से जैसे तैसे अपना हाथ उस लड़की से छुड़वा लिया। जैसे ही इन्होंने अपना हाथ उस लड़की से छुड़वाया तो वो जो लड़की थी जो कि मुसलसल इनसे प्यार भरी बातें कर रही थी, इनको मुस्कुरा के देख रही थी, एकदम से उसकी आंखों में गुस्सा आ गया और वो बहुत गुस्से से इनको देखने लगी। अब जो उसकी आवाज़ निकलना शुरू हुई तो एक अजीब सी आवाज़ थी जिसमें वो गुर्रा रही थी और गुर्राते गुर्राते ही एकदम से उसकी जो शक्ल थी वो बहुत ही भयानक या खौफनाक शक्ल में तब्दील हो चुकी थी। उसने एकदम से इनके दादा पे या इनके ग्रैंडफादर पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की और जैसे ही वो आगे बढ़ी एकदम से इनके ग्रैंडफादर पलटे और उन्होंने जितना तेज हो सकता था अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब इनको अंदाजा हो चुका था कि ये जो औरत है ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, ये कोई छलावा है या कोई प्रेत है जो इनके पीछे लग चुका है। खैर मुसलसल ये अपने घर की तरफ भाग रहे थे और तकरीबन 3 या 4 मिनट तक भागने के बाद जैसे तैसे ये अपने घर पहुंचे और घर पहुंचते ही इन्होंने एकदम से अपना गेट बंद कर लिया। गेट बंद करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मुसलसल कोई इनका दरवाज़ा बजाता रहा और ना सिर्फ दरवाज़ा बजाता रहा बल्कि एक अजीब सी आवाज़ में कोई इनको कहता रहा कि तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकते, अब तुम मेरी दुनिया में आ चुके हो और इससे वापस जाना नामुमकिन है। उस वक्त तो जैसे तैसे इन्होंने ये रात गुजारी और जब सुबह हुई तो सुबह होते ही इनको शदीद बुखार हो चुका था। इनका जो हाथ था जहाँ पे उस लड़की ने इनको पकड़ा था या खींचा था वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि पूरा हिस्सा जल चुका है और वहाँ पे स्किन के जलने के निशानात मौजूद थे। खैर इस दौरानिए में जो इनके पेरेंट्स थे वो भी आ चुके थे और उन्होंने जब अपने बच्चे की या इनके ग्रैंडफादर की इतनी बुरी हालत देखी तो उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हो चुका है और इतना शदीद बुखार कैसे हो गया है। इन्होंने अपने पेरेंट्स को सारा का सारा वाकया बताया और ये वाकया सुनने के बाद इन लोगों को यकीन हो चला था कि वाकई में इनका सामना किसी प्रेत से या किसी दूसरी मखलूक से हुआ था। इस दौरानिए में
इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उन्होंने मुख्तलिफ पंडितों से, मुख्तलिफ पुजारियों से रब्ता करना शुरू किया और बिलाखिर काफ़ी कोशिशों के बाद एक पंडित साहब का पता चला कि वो इस तरह की झाड़ फूक किया करते हैं। खैर वो जो पंडित थे वो आए और आके उन्होंने इनके ग्रैंडफादर को देखा तो उनको देखते ही अंदाज़ा हो गया कि इसको जो मखलूक मिली थी वो इनको अपने साथ ले जाना चाहती है और बहुत मुश्किल है कि वो इनकी जान छोड़े। खैर पंडित ने अपने तौर पे पूजा शुरू की और जो भी इलाज वगैरह कर सकते थे वो करना शुरू किया। पंडित ने बताया कि मैं 11 दिन की पूजा करूंगा और 11 दिन तक इनके ऊपर से इस प्रेत को उतारने की कोशिश करूंगा। अगर इन 11 दिन के अंदर अंदर ये प्रेत या ये जो भी मखलूक थी हट गई या उतर गई तो ठीक है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है कि आपका ये बच्चा बच सके, क्योंकि अल्टीमेटली आखिर में वो जो औरत है या वो जो भी प्रेत है वो उसको अपने साथ ले जाएगी। ये बताती है कि इन 11 दिन के अंदर एकदम से जो हमारे ग्रैंडफादर थे उनकी आवाज़ कभी चेंज हो जाती, कभी वो एबनॉर्मल बिहेव शुरू कर देते, कभी एकदम से हंसने लगते, कभी एकदम से रोने लगते और अक्सर ऐसा होता कि मगरिब के बाद यानी सनसेट के बाद वो मुख्तलिफ सिमतों में इशारा करते और कहते कि देखो वो आ गई है, वो मुझे लेके चली जाएगी। खैर जैसे तैसे करके ये जो 11 दिन थे, इन 11 दिन का जो अमल था उसको मुकम्मल किया गया और जब ये अमल मुकम्मल हुआ तो बज़ाहिर जो इनके ग्रैंडफादर थे उनकी तबीयत बेहतर हो चुकी थी और सबको लग रहा था अब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। खैर वो जो पंडित था उसने बताया था कि अब आपने कोशिश करनी है कि किसी भी सूरत में मगरिब के बाद या सनसेट होने के बाद इसको बाहर ना निकलने दें। ख़ास तौर पे ये जो 2-3 महीने, इन 2-3 महीनों में आपने इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपने ज़रा सी भी गलती की तो हो सकता है वो जो प्रेत है या वो जो भी औरत है वो दोबारा से वापस आ जाए। तकरीबन 2 से 3 महीने तक इनके जो ग्रैंडफादर थे उनका बहुत ख्याल रखा गया और इस ख्याल रखने के दौरान भी अक्सर ऐसा महसूस होता, इनके ग्रैंडफादर कहते कि वो जो औरत है या वो जो लड़की है जो उनको रास्ते में मिली थी वो दोबारा से आती है और अक्सर इनके पलंग के बराबर में खड़ी होती है और इनको देख के मुस्कुरा रही होती है। उन पंडित के साथ साथ दीगर पंडितों से भी रब्ता किया गया और बारी बारी तकरीबन 3-4 लोगों ने इनका इलाज किया, तब जाके जो इनकी तबीयत थी वो पहले से बेहतर हुई। ये बताती है कि तकरीबन 4-5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद अल्टीमेटली हमारे जो ग्रैंडफादर थे उनको तकरीबन 2 से 3 साल के लिए बैरून मुल्क भेज दिया गया, यानी कि समंदर पार भेज दिया गया। और जब से वो समंदर पार गए उसके बाद से जो उनकी हालत थी वो बतदरीज बेहतर होती चली गई और बिलाखिर उन्होंने वहीं पे ही हमारी जो दादी थी उनसे शादी की और तकरीबन 10 से 12 साल तक वो बैरून मुल्क रहते रहे। उस दौरानिए में हमारे फादर पैदा हुए और दीगर इनके बच्चे पैदा हुए और जब तक हमारे ग्रैंडफादर हमारी ग्रैंड मदर के साथ या हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ बैरून मुल्क मुकीम थे तब तक सूरत हाल बेहतर थी और वो जो प्रेत थी या वो जो औरत थी वो उनको नज़र नहीं आती थी। लेकिन जब भी या जैसे ही वो इंडिया वापस आते थे तो कभी कभी वो जो प्रेत थी या वो जो औरत थी अक्सर हमारे ग्रैंडफादर को नज़र आया करती थी और वो उनको वही कहती थी कि किसी न किसी एक दिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। जब तक इनके ग्रैंडफादर जिंदा रहे मुसलसल उनके साथ इस तरह के वाक़यात पेश आते रहे और उनके इंतकाल के बाद या उनकी डेथ के बाद से मामलात जो थे वो फैमिली के लिए भी नॉर्मल हो चुके थे। ये बताती है कि मेरी दादी को अब भी शक है कि इनके जो ग्रैंडफादर हैं उनको वही औरत या वही प्रेत अपने साथ लेके चली गई है, क्योंकि जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो बिल्कुल फिट थे, बिल्कुल नॉर्मल थे और उनकी जो डेथ हुई थी वो देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर हो गई थी, जो किसी के लिए भी, इवन के डॉक्टर्स के लिए भी अनएक्सेप्टेबल थी। उनकी समझ से बाहर था कि एक मुकम्मल तौर पे फिट आदमी 10 मिनट के अंदर अंदर कैसे एक्सपायर हो सकता है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। मेरी अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।